दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम में। मैं हूं विदुषी और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं एक विशेष पर्सनालिटी को हमारे स्टूडियो में, और आज भी हम लेकर आए हैं एक खास पर्सनालिटी को, हमारे देश के विख्यात और प्रख्यात राजनेता चौधरी धर्मवीर सिंह जी, जो कि वर्तमान में एमपी हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम एक धन्यवाद। मुलाकात में, और बहुत जी, बहुत अभिभूत हैं हम सभी कि आप हमारे जी। इस कार्यक्रम में पधारे। सर, आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या आपकी जर्नी रही शुरुआत से लेकर अभी तक, राजनीति का सफ़र अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें तो? देखिए, राजनीतिक जीवन में जब हमने ग्रेजुएशन की, जी। उसके बाद छोटा-सा गाँव है हरियाणा में हाँ जी। मेरा अपना, जी, जी। वहाँ मैं मेंबर पंचायत बना, अच्छा। पंचायत का मेंबर। जी, उसके बाद एक पंचायत समिति होती है, उसमें चुना गया। बिल्कुल। उसके बाद पंचायत समिति का अध्यक्ष, यानी ब्लॉक लेवल पर होता है अच्छा, वो मैं बतौर चेयरपर्सन 2 ढाई साल रहा, अच्छा। 85 से लेके 87 तक। हुँ। और 87 में पहली बार मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। 87। मेरा जो गांव है वो किसी दूसरी विधानसभा में था, अच्छा। और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। जी। प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल जी। अच्छा। मेरे को हमारी पार्टी ने वहां से चुनाव लड़ाया जी, और मैं चुनाव जीत गया। जी, और उसके बाद चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने। जी, उस वक्त लोकदल और बीजेपी के जी। मिलीजुली सरकार थी। मैं उस टेन्योर में 4 साल तक बतौर वजीर रहा। मेरे पास जी। ट्रांसपोर्ट, लोकल बॉडीज, हुँ। स्पोर्ट्स, जेल, फॉरेस्ट, इस प्रकार के महकमे रहे। जी, मुख्यमंत्री भी 2-3 बार बदले गए। जी। चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री रहे, हुँ। फिर ओम प्रकाश चौटाला रहे, फिर बनारसी दास गुप्त रहे, हुँ। उसके बाद मास्टर हुकम सिंह रहे। अच्छा। फिर हम 91 में किसी बात से लेके हमारा छोटा-सा मनमुटाव हो गया उस वक्त के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी से। हम हुँ। कांग्रेस में आ गए 91। अच्छा। कांग्रेस में आने के बाद मैंने अभी तक तकरीबन 10 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें से 2 बार मैं विधानसभा का एमएलए रहा हूं तोशाम से, जी, चौधरी बंसीलाल जी के खिलाफ, और उनके बेटे सुरेंद्र सिंह के खिलाफ। अब तो जी। दोनों वो दुनिया में नहीं है। जी, जी, जी। और लोकसभा का भी मैंने कई चुनाव लड़े। विधानसभा उसके बाद मैंने शायद 2000 में मैं एमएलए फिर तीसरी बार बना। जी। एक बाढ़ है आजकल दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और उसके बाद फिर मैं चौथी बार एमएलए बना। गुड़गांव में सोना क्षेत्र है, अच्छा। दिल्ली के साथ लगता। हुँ। 2014 तक मैं वहाँ रहा। अच्छा। और अब मैं 2 बार 2014 से लेकर आज तक हुँ। मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ बीजेपी पार्टी से। और लोकसभा का नाम है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र। अच्छा। और अगर हम मार्जिन देखें तो इस हुँ। बार मोदी जी की लहर इतनी थी कि मेरा मार्जिन 4.5 लाख वोटों के आसपास था चुनाव। बहुत-बहुत बधाई हो सर आपको। धन्यवाद। जी। सर, ये जो राजनीति का जो सफ़र रहा, इसके पीछे कोई कहानी थी या कोई रुचि थी आपकी बचपन से कि मुझे बड़े होकर राजनेता ही बनना है? नहीं, जब इमरजेंसी लगी तो उस वक्त कांग्रेस का विरोध था। हम भी बतौर स्टूडेंट्स उसका विरोध करते थे। तभी से दिमाग में बन गया कि अच्छा। हमने जी। भी राजनीति करनी है। क्योंकि जब अच्छा। कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले जब मैं पंचायत समिति का चेयरमैन बना, जी, जी, तो जी। हमने सारे प्रदेश की इलेक्टेड चेयरपर्सन व वाइस चेयरपर्सन, हुँ। उनका हेडक्वार्टर हमने अपने घर में बना लिया भिवानी में। और एक उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी, जी, जी। लंबी लड़ाई। जी, और बिल्कुल। उस वक्त चेयरमैन होते थे रोहतक से भूपेंद्र हुड्डा, जो बाद में मुख्यमंत्री बने। और मैं सेक्रेटरी जनरल था, जिनका हेड ऑफिस मैंने मेरे घर में भिवानी बना रखा। अच्छा। और जब चीफ मिनिस्टर बने हुड्डा, तो मेरे पास वो पंचायत का विभाग भी आया। हुँ। और वो क्योंकि मुख्यमंत्री बन गए तो एक ये था कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास, जी। खासकर पहले तो पंचायत विभाग ही होता था, आजकल हुँ। तो रूरल डेवलपमेंट अलग से विभाग जुड़ गया। जी, अब तो जी, जी। हालात बदल गए। हालात बदल गए। क्योंकि देश की आज़ादी से पहले अगर हम देखें तो पंचायती सिस्टम एक अलग है देश में। अब वो पंचायत हुँ। की सिस्टम में बदलाव आ गया। अब रूरल डेवलपमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट बना, डिपार्टमेंट। और फोकस भी रूरल डेवलपमेंट पर आ गया। पंचायती राज जिसको अधिकार थे जी, जी, लड़ाई जी। झगड़े खत्म करवाने के, कोई पंचायती सिस्टम में हुँ। समस्या का समाधान करने के, आजकल वो कम हुआ। और हुँ। ग्रामीण विकास का जो मंत्रालय बना केंद्र और प्रांत में, उस पर ज्यादा फोकस हो गया। जी, बिल्कुल। सर, ये तो हुई राजनीति की बात। अब हम बातचीत को थोड़ा शिफ्ट करते हैं आध्यात्म की तरफ।
चूंकि आप इस वक्त प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे हुए हैं, यहाँ के जो मेन सब्जेक्ट है या यहाँ के जो नैतिक मूल्य हैं, प्रेम, आनंद, शांति की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। आध्यात्म की अगर बात की जा रही है तो आपके जीवन में आध्यात्म क्या महत्व रखता है? देखिए, देश दुनिया में हाँ जी, अगर सबसे पहले कहीं सभ्यता आई, भारत में आई। बिल्कुल, सबसे पहले एजुकेशन आई तो भारत में आई। भारत में। हम सबसे पहले व्यक्ति थे इस देश के जिन्होंने बता दिया कि चांद की दूरी कितनी है, बिल्कुल, भूकंप बिल्कुल। कब आएगा, निश्चित तौर ज्वार पर। भाटा कब आएगा। जी। सारी वो प्रकृति की चीजें जो दुनिया में किसी को नहीं पता था वो हमने बताई। लेकिन बदकिस्मती से धीरे धीरे ये देश कुछ ऐसे व्यक्तियों ने, खासकर चाहे वो मिडिल ईस्ट के लोग थे या वो आज का पश्चिम देश के जितने भी हमलावर आए, लुटेरे आए, अगर ये रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत पुराना इतिहास है। और ये भारत एक तरफ हिमालय जिसकी सुरक्षा करता था, तीन तरफ समुद्र सुरक्षा करता था हमारी। जी जी। लेकिन वो लुटेरे, उन्होंने देखा कि ये एक ऐसा भूखंड है जहां पर सोने की चिड़िया जिस देश को कहते हैं, रामराज था। रामराज। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने हमारे संस्कार को भी मिटा दिया, हमारी संस्कृति को तहस नहस कर दिया। और हालात ये हो गए कि आज हम अपनी समस्याएं दूसरे दुनिया के दूसरे लोगों ने जो लूट के लेके गए हमारे ऊपर संस्कृति को, अपनी संस्कृति को थोप दिया जी। उसका नतीजा अगर हम ओवरऑल देखें तो दूसरी समस्याएं ज्यादा आके खड़ी हो गई। जी बिल्कुल। इसलिए आज जरूरी है कि जिस प्रकार से ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय जो यहाँ विश्वविद्यालय भी जी, है जी, जी। और हमारी बहनें काम करती हैं जी। अब हमें अगर आगे बढ़ना है जी। तो सच्चाई यह है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर बहुत काम किया होगा। हमारा हेल्थ के ऊपर भी काम है, एजुकेशन का भी हो गया, आप रोड, रेल, जहाज सब कुछ देख लिया आपने। लेकिन समय और पैसा, हमारी ताकत अगर कहीं खत्म है तो हमारे जो मूल्य हैं जो उनमें गिरावट आई है। जी जी। और इतनी भयंकर तेजी से गिरावट आई है। और वो आई भी उस पश्चिमी देशों के लोगों ने जो हमारे संस्कार तोड़ दिए उनकी वजह से आई है। जी। इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ इस परिवार को, जी जी। जिनके माध्यम से हमारी बहनें, जी। जैसा कि आपको भी पता होगा बिल्कुल। कि 8,500 के आसपास तो संस्थाएं हैं देश और दुनिया में। बिल्कुल। और ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, जी जी। तकरीबन 50,000 तो यानी जो परमानेंट हमारी बहनें हैं। जी। और जी। भाइयों की संख्या भी 10,000 से ज्यादा हो सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, जी। जो बीड़ा उठाया है, क्योंकि आज अगर हम देखें लॉ एंड ऑर्डर की बात, समस्या की बात, तो हमारी दूसरी समस्याएं कम है। आज पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत नहीं है। जी जी। आपके पास रहने के लिए मकान है, खाने पीने के लिए खाद्यान्न पदार्थ की कमी नहीं है। जी। अगर कमी है तो दूसरी है, आज हमारा सारा समय व्यतीत कहाँ है, हमारे अंदर नेगेटिविटी इतनी आ गई। बिल्कुल। आप थाना, तहसील, कोर्ट, कचहरी जाके देखें किसी भी प्रदेश में, बिल्कुल, वहाँ आपको हजारों की संख्या में 24 घंटे लोग मिलेंगे। बिल्कुल। और परिवार के परिवार एक एक यूनिट भी टूट चुकी है। बिल्कुल। यूनिटी टूट उसको चुकी है। दोबारा से आपने जिंदा कैसे करना है। जी। मैं तो देख के यहाँ हैरान हूँ, 20-25 हजार हमारी बहनें, हमारे भाई एक चूल्हे की रोटी खाते हैं। आज परिवार की यूनिट देखोगे तो एक दादे की औलाद अगर 4 भाई हैं तो वो एक चूल्हे पर रोटी नहीं खाते। हमारे यहाँ 20-25 हजार एक चूल्हे की रोटी खा रहे हैं। साफ सफाई, कोई किसी को वो नहीं कि मैं ये काम नहीं करता, मैं ये करूंगा। यानी ये चीज एक सिखाती है। और यही, बल्कि मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारी इन बहनों ने जहाँ जहाँ भी इंस्टीट्यूट हैं छोटे छोटे गाँव में, वार्ड में, ये वहाँ के इलेक्टेड लोगों से, एजुकेशन से जुड़े हुए अध्यापकों से, डॉक्टर से, मोजिज लोगों से जुड़ के किसी प्रकार से उस क्षेत्र में इन बीमारियों को दूर करवाएं, वो भाईचारा दोबारा बढ़ाया जाए। और एक आदमी, एक बहन अगर 10 परिवारों को करेगी तो वो 10 परिवारों से जुड़ी हुई बहनें और आगे बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है कि जो हमारा टारगेट है आज की सरकार का भी, नरेंद्र मोदी जी का भी, कि आने वाले 25 साल में दोबारा से हम विकसित देश के साथ साथ हम हमारी उस पुरानी संस्कृति, उस राम राज को स्थापित कर सके। कैसे कर सकते हैं। उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान हो सकता है तो हमारा इस ब्रह्म कुमारी
ईश्वरीय जो ये विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितना भी स्टाफ है, जी, बहनें हैं, बिल्कुल, भाई बिल्कुल। हैं, क्योंकि आप देखोगे करोड़ों आदमी, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा, करोड़ों आदमी जी। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, आज उस वहां जा रहे हैं, आज इस मठ में जा रहे हैं, आज इसमें जा रहे हैं, वहां आउटपुट कुछ नहीं है, जी, मैं उनका विरोध नहीं करता, जी, जी, लेकिन बिल्कुल। इस प्रकार का प्रैक्टिकल काम, और जब तक ये प्रैक्टिकल काम नहीं होगा तो हम आने वाली पीढ़ियों को फिर सुधार की तरफ नहीं ले जा पाएंगे, बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं ले जा पाएंगे। और इसी का नतीजा आप देखोगे, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, छोटी ताकतें, बड़ा ताकतवर देश छोटे देश के ऊपर हमला बोलता है, शांति कहीं नहीं है, न देश में न विदेश में। बिल्कुल। डिफेंस के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्सेज में सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आप जिले की पुलिस है, स्टेट की पुलिस है, कितना खर्चा हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते। बजट अलग बनाना पड़ता है तो भी बजट कम। थानों में हम सिपाही से लेके एसपी तक की नियुक्ति करते हैं तो भी कहते हैं जी हमारे पास स्टाफ नहीं है जी। तो अगर हर जगह ये शांति स्थापित हो जाए जी, जी। तो मान के चलिए ना थाने की जरूरत, ना कोर्ट की, ना कचहरी की। आज भी 4-5 करोड़ तो जुडिशरी के तहत केस पेंडिंग है। कितना समय बर्बाद होता है, कितना पैसा और समय। अगर ये सारी ताकत हम पॉजिटिव लगा लेंगे, मैं तो क्योंकि आज सुबह सुन के कई चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे नेगेटिविटी जिस दिन निकल जाएगी जी। और पॉजिटिविटी जितनी इंसान में आएगी तो ये मानिए कि हम तेजी से सब चीजों पर काबू पा लेंगे। शांति एक ऐसा शब्द है जिसमें सारी चीज समा गई, सारी चीजें। और शांति से ही देखो, हम जब सुबह उठते हैं जी, मुझे सबका तो नहीं पता लेकिन मैं मेरी मानता हूँ, सुबह उठते हम सुख शांति और समृद्धि की भगवान से प्रार्थना करते हैं। और शांति से ही सुख मिलेगा, शांति से ही समृद्धि होगी, शांति में सब कुछ है। बिल्कुल। जिस घर में शांति होगी वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और जिसकी सोच पॉजिटिव होगी तो ये मानो वो पॉजिटिविटी ही आपको सारी चीजों का एक मात्र, अगर मुझे शुगर है और मेरा मन करता है एक लाडू खा ले और आत्मा फिर भी कहती है अरे तू मरेगा, यानी आत्मा की बात को जब तक आप नहीं मानोगे वरना मन खराब करेगा। और मैंने जो आज यहाँ पर सुना, मैंने पूरी तरह से बहन जी का, गीता जी का जो उपदेश था, जी, कैसा अनुभव रहा ये? बहुत अच्छा अनुभव रहा। जिस प्रकार से बताया कि आत्मा कहीं ना कहीं आदेश देती है और आदेश देती है उस मन को समझाने के लिए। और जब तक हम उस आत्मा की बात को नहीं मानते तो आप नुकसान में जाओगे। और आत्मा के आदेश से ही तो आपके संस्कार बनेंगे, आपके कर्तव्य ठीक होंगे, काम ठीक होगा तो सारा ठीक चलेगा, सब कुछ ठीक चलेगा। आत्मा फर्स्ट, और आत्मा जब कंट्रोल कर लेगी, जी। आत्मा ही तो आपके दिमाग को कहती है। अब आप और हम बैठे हैं, अगर यहाँ से सांप आ जाए तो आंख तो सिर्फ देखती है, बिल्कुल। इसको कोई तो आदेश देता होगा और आदेश देखते ही आप पैर उठाओ, पैर अपने आप नहीं उठता, आदेश दिया, जी। उस आदेश की पालना की है पैर ने सिर्फ। जिस दिन हम आत्मा की बात को मानने लग जाएंगे तो ये मानिए दोबारा रामराज आएगा। और शांति ही एकमात्र ऐसा आज के दिन समाधान है जिसके तहत हम बहुत तेजी से इस सोसाइटी को, इस देश को, इस सारी दुनिया को बदल पाएंगे। जी, बहुत ही अच्छा सर आपने ऑब्जर्वेशन लिया और मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि आपने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया, इस बात को समझा कि शांति का जो संदेश है तमाम दुनिया को देना भी बहुत ज़रूरी है। और आपने ये बात बोली तो हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इस बात को ज़रूर समझेंगे सर। और अगर कोई ऐसा संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, ताकि कहते हैं ना कि हमारे ब्रह्मा कुमारीज में इस बात को कहा जाता है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है, तो अगर ऐसा कुछ। तो केवल मात्र इतना संदेश है, खासकर हमारी बहनों से। जी बिल्कुल। और बहनों का साथ दें वो सोसाइटी के लोग, जहाँ जहाँ पर भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो छोटा गांव है या बड़ा है, वहाँ हम इस बात को बढ़ाएं, संख्या को बढ़ाएं। और संख्या को जोड़ने के लिए आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना करूंगा कि जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं हमारी, वहाँ के लोग कम से कम वहाँ पर थाना, तहसील, कोर्ट, कचहरी के समझौते शांति से वही सुलझा लें। देखिए, जिस दिन शांति हो जाएगी और ये लोग सारे जुड़ जाएंगे तो हम बड़ी तेजी से इन समस्याओं के ऊपर समाधान पा सकेंगे। मैं कई बार छोटे छोटे केस देखता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले सोनीपत के पास एक केस हुआ, एक ड्राइवर को मार दिया, 3 लड़के प्लस 1 लड़की शायद कोई कार में थी तो उन्होंने रास्ता नहीं दिया,
और वो मीडिया ने भी काफी उठाया जी। अगर वो शांति से 2 मिनट लेट होके कह देते भाई ठीक है तू निकल जा, तो न तो वो मरने वाला मरता, उसका बेटा भी सुसाइड कर गया, और वो जो मारने वाले हैं उन्होंने भी सारी उम्र जेल में रहना पड़ेगा। और अगर शांति से वो कहता कोई नहीं भी 2 मिनट का फासला है, यानी आप कितनी जगह देखोगे छोटी छोटी बातों के ऊपर। बिल्कुल। अगर हम छोटी सी टाइम पर केवल ये कह दें भाई तू बड़ा मैं छोटा, सारा समाधान है। कितनी अच्छी बात सर, आपका एक जो व्यक्तित्व है बहुत ही डाउन टू अर्थ है, और मेरे ख्याल से हमारे तमाम दर्शकों को, युवा दर्शकों को भी सर से ये बात सीखनी चाहिए। मुझे भी बहुत इम्प्रेसिव लगा सर आपका ये व्यक्तित्व। और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि कितने खूबसूरत तरीके से और खूबसूरत अंदाज में सर ने ये बताया कि शांति ही एकमात्र तरीका है जो कि समाज में शांति और समृद्धि और प्रेम और कहें कि राम राज्य की स्थापना हो सकती है। एक वरिष्ठ राजनेता की मुंह से अगर ये बात इस मंच के द्वारा निकल रही है तो हमें उम्मीद है कि हमारा समाज इस बात का पालन जरूर करेगा, हमारे तमाम दर्शक। सर इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए, पधारने के लिए। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विदुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।